नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति इस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुकी है। एक देश एक चुनाव को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सामने पेश की। बता दें, रामनाथ कोविंद के पैनल ने 191 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की है। इस पैनल को 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। पिछले सितंबर में बनी समिति को संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं को तलाशने का काम सौंपा गया। दरअसल एक देश एक चुनाव के पीछे दलील दी जाती है कि भारत में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। इसमें लोकसभा से लेकर पंचायत सदस्य तक के चुनाव शामिल हैं। बार बार आचार संहिता लागू होती है। सुरक्षा बलों, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को बार बार ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। इसके अलावा विकास के काम भी रुकते हैं। सरकार को बार बार खर्च करना पड़ता है। इन सभी अलग अलग चुनावों की जगह एक बार में चुनाव हो, इसके पक्ष में केंद्र सरकार खड़ी दिखी है। हालांकि आगे का रोड मैप क्या होगा, इस पर सरकार का फैसला लेना बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। मालूम हो कि इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए थे। हालांकि बार बार समन जारी होने के बाद भी वे पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज की। ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल के विरुद्ध अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। बता दें, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अब तक ईडी की ओर से जारी 8 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। ईडी के केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का अनुपालन नहीं करने के लिए ईडी ने दूसरी शिकायत के साथ 4 मार्च को राउज मेन्यू कोर्ट का रुख किया था। वहीं सीएम केजरीवाल ने ईडी के भेजे गए समन को अवैध बताया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को खत्म करने और सरकारें गिराने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने के बाद से ही इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तर्कों के साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। इस क्रम में सामने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल केजरीवाल के सीएए पर बयान देते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है और वो पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देना चाहती है। भारत के ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से ढेरों लोगों को भारत में बसाकर घर देना चाहती है। अभी 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने सीए का कानून पास किया था। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहद खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आज सुबह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे?
वहीं बीजेपी सीएए के जरिए नया वोट बैंक बना रही है। इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं विपक्षी दलों की सोच से दुखी हूं। अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का विवाह समारोह के दौरान अपहरण कर लिया जाता है तब वे कभी नहीं बोलते। प्रताड़ित हिंदू कहां जाएंगे? लगा रही है कि भाजपा जो है नागरिकता देकर के वोट बैंक, नया वोट बैंक बना रही है। मुझे दुख होता है विपक्ष के सोच पर कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। भारतवंशी को कौन सहारा देगा? अगर भारतवंशी यहाँ नहीं आएंगे तो भारतवंशी जाएंगे कहाँ? ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच है। केजरीवाल का है कि 1947 से ज्यादा माइग्रेशन होगा, पाकिस्तानी आएंगे तो बलात्कार की घटनाएं, चोर, ये सब बढ़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी इनकी जुबान नहीं खुलती। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप पर से उठा जाता तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन वो पीड़ित, वहां उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। और दूसरे आते हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या, वो उनके विषय में इनका जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उनका तो वोट बैंक है ना, तुष्टीकरण है ना। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो भारतवंशी पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हुए हैं, अफगानिस्तान में सिख भाई तबाह बर्बाद हुए, उनको सहारा आखिर कौन देगा? भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसीलिए कानून बनाया है, उनको सहारा देना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लेखिका सुधा मूर्ति ने आज सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रातौर गांव में रोटी खाने से एक ही परिवार के करीब 10 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। परिवार के लोगों ने आटा चक्की पर गेहूं पिसाने के बाद घर पर रोटियां बनाकर खाई थी। खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी होने लगी, तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रातौर गांव के रहने वाले तेज सिंह धाकड़ ने बताया कि पड़ोसी की चक्की में गेहूं पिसवा कर लाया गया था। क्या नाम है आपका? जय सिंह धाकड़। कहाँ रहते हो आप? ग्राम रातौर। जी, क्या हुआ है आपके परिवार वालों को? अरे वो आटे का कट्टे पिसाने के लिए गए थे, किसी दूसरे वर्कर का आया, उसमें गोली आई, इसके बाद में अपना कट्टा डाल दिया तो उसमें मिक्स हो गया। परिवार वालों ने खाना बनाया, उससे सारे बीमार पड़ गए। कितने बीमार पड़े? 10 लोग हैं। 10 लोग। कौन कौन है? सोनू धाकड़ है, बड़ा भाई है, माता जी हैं, बड़ी माता जी हैं, भाभी जी हैं, भतीजा है, भतीजी हैं, पापा हैं और भी है। अच्छा, इनकी उम्र कितनी होगी? पिताजी की तो 55 साल है। माता जी की 43 समथिंग है, 45-50। अच्छा, और ये भैया की 32 है। 32 साल है। और बच्चों की? बच्चों की एक की 11 साल है और एक की 3 साल है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मिर्जापुर के नजदीक गायों से भरा ट्रक पुलिस ने जब्त किया है। ट्रक खराब होने की वजह से ट्रक चालक और क्लीनर ट्रक को वहीं छोड़कर भागी। गौरतलब है कि 2 महीने से विदिशा जिले में गायों को भरकर ले जा रहे ट्रक पकड़े जाने लगे हैं। ये तीसरी घटना सामने आई है। सिविल लाइंस पुलिस ट्रक को टोचन कर विट्ठल नगर स्थित गौशाला लेकर पहुंची, जहां घायल गायों का इलाज कराया गया। वहीं खबरों की माने तो पुलिस ने करीब 30 से 40 गायों को मरने की भी पुष्टि की है। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आज एक हमको जानकारी मिली थी कि ट्रक है जो कि पूरी तरह से पैक था। जब हमारी टीम वहां पे पहुंची और उसकी हमने तलाशी ली तो वहां पे काफ़ी मात्रा में अंदर गौवंश था, जो कि 2 पार्टीशन में उन्होंने कर रखा था। चूँकि ट्रक संभवतः कल रात से वहां पे खड़ा हुआ था किसी कारणवश, इसमें से काफ़ी मात्रा में गौवंश जो है वो मृत भी है और जो बाकी शेष रहा है उसको गौशाला भिजवाया गया है।
इसमें हमारी टीम ने ट्रक को और जो पूरा उसमें गौवंश था, अन्य चीज़ें थी, उसको जब्त किया है और अभी प्रकरण में जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जा रही है। ये पुलिस प्रशासन ने अभी जानकारी नहीं दी है कहाँ से ट्रक पकड़ाया है। 30 से 40 गौवंश इसमें मृत पाए गए हैं और विदिशा में अभी कुछ ही दिनों में ये तीसरा केस है। कुछ दिन पहले नटेर ने पकड़ाया था, उससे पहले यहीं इसी गौशाला में गाय आई थी, 20 बैल थे अभी यहीं पर हैं। तो हम प्रशासन से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रक चलाने वाला चालक रहता है या उसके साथ क्लिंजर रहता है वो लोग क्यों नहीं पकड़ाते, वो कहाँ भाग जाते हैं। मिर्ज़ापुर बाईपास में जो नया बाईपास बन रहा है, साइड में ये ट्रक 407 आइसर का ढका हुआ रखा था तिरपाल से। सूचना मिली, जाकर हमने चेक किया तो इसमें गाय भरी थी 2 छल्लियों में। तो उसको ट्रक चूँकि ख़राब था शायद इसलिए बदमाश छोड़ के भाग गए। उसको टोचन करके यहाँ पर लाए हैं और उनको गायों को इलाज के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ गायों की इसमें मृत्यु भी हो गई। कितनी गाय होंगी लगभग? अभी गिनती जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि रंगों का त्योहार आने वाला है। आज रविंद्र मंच में होली के त्योहार की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में इस त्योहार को और बेहतर बनाया जाएगा। रविंद्र मंच हमारे हेरिटेज का एक पार्ट है। होली का त्यौहार आने वाला है और इस पे रंगोत्सव का आयोजन बहुत ही मुझे लगता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और इसको इस बार तो वैसे पहली बार इन्होंने किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग इसको और बड़े तरीके से, भव्य तरीके से मनाएंगे। रविंद्र मंच हमारी एक हेरिटेज का पार्ट है और मुझे लगता है वहाँ भी हम लोग ध्यान देंगे कि उसको और कैसे हम लोग आकर्षित बना सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोकल्स और बाहर के लोग भी कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर हैं। तो उसके लिए भी एक योजना बनेगी और उसमें भी बहुत इसको भी हम लोग दोबारा से रिवाइव करने का प्रयास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान के निर्माण से अब सीहोर की पहचान प्रदेश के साथ पूरे देश में होगी, जहां देश भर से दिव्यांगजन इस संस्थान से लाभान्वित होंगे, जिसको लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान के भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिक्रिया दी। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ निरंतर प्रयास कर इस दिशा में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए काम किया जा रहा है और राज्य शासन में कई प्रभावी कदम उठाए और इस संस्थान में पूरे संवेदनशीलता के साथ उनके स्वास्थ्य और सर्वांगी विकास के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सफल समावेशी राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करें और दिव्यांगों के अधिकारों को सुनिश्चित करें। पुनर्वास की सेवाओं के साथ ही साथ उनको स्किल ट्रेनिंग करना, उनको संगीत के साथ, उसको ध्यान के साथ में जोड़ते होंगे ताकि उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अभी देखा कि हमारे कार्यक्रम के बीच में एक प्रेजेंटेशन में बताया गया था जिसमें कई इस तरह के मानसिक जो रोगियों के उनके परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों बच्चों के बारे में कि संस्थान में आने के बाद किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने वाला संस्थान आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा और मैं तो आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें आप सब ने समय समय पर यहाँ पर आकर इस कार्य के संबंध में अपनी जो चिंता व्यक्त की। हमारे विभाग के अधिकारी भी, मैं भी बीच बीच में आता रहता था और हमने उसके बाद से दिल्ली से अपनी टीम को लगा करके हर महीने एक अधिकारी यहाँ पर आएगा। बीच में यहाँ से भी बुला करके दिल्ली में मीटिंग लेते रहते थे और आप देख रहे हैं कि लगभग भवन बनकर तैयार हुआ जा रहा है और सारे, चाहे वो सर्विस ब्लॉक हो, चाहे एकेडमिक ब्लॉक हो, चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट हो, छात्रावास हो, सभी का काम लगभग पूर्णता की ओर पहुँच रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां जिला और सत्र न्यायाधीश आशीष नेथानी की अदालत ने आशुतोष नेगी को SC/ST एक्ट के मामले में दर्ज मुकदमे में राहत दी है, जिसको लेकर अधिवक्ता ने बताया कि आज न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दर्ज मुकदमे में राहत देकर आशुतोष नेगी को जमानत दे दी है, जिससे एक बार फिर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग बढ़ेगी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। वहीं जमानत मिलने के बाद जमानत पर रिहा होने पर युवा कांग्रेस और अंकिता भंडारी के माता पिता का स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकार आशुतोष नेगी ने न्यायपालिका का भरोसा जताया है।
और कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास है और सभी तथ्यों को देखते हुए न्यायपालिका ने SC/ST एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर दर्ज मुकदमों में उन्हें जमानत दी है। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आशीष नेगी वहां पर मौजूद रहे। हाँ, उस रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन हमें क्या हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशुतोष भाई मेरे साथ है। मैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने भाई और बहनों का धन्यवाद करूँ कि आज उनके संघर्ष के कारण मेरा भाई हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह तुमने मेरे भाई को जेल से बचाया है और वो मेरे साथ है, इसी तरह आप मेरी बेटी को भी तब तक जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आप मेरे साथ इसी तरह रहना बहनों, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। आशुतोष नेगी के खिलाफ SC/ST का मुकदमा था। उस पर पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, उसको गिरफ्तार किया और जब उसको गिरफ्तार किया तो उसकी अरेस्टिंग के दौरान ही पुलिस ने जल्दीबाजी में एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया कि उसने पुलिस के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली है। लेकिन पुलिस ने उच्च अधिकारियों के दबाव में या बहुत जल्दीबाजी में ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया जो प्रथम दृष्टया ही डाउटफुल था। और आज माननीय न्यायालय जब मामले की गहन छानबीन की तो पाया कि वास्तव में पुलिस ने कोई भी जो विधिक प्राविधान है CRPC के अंदर उनका कोई पालन नहीं किया है और एक मुकदमा प्रमा फेसी फर्जी है। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज आशुतोष नेगी को दोनों मामले में जमानत दे दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से है। ढिंडोरी में चोरी करने का एक मामला सामने आया, जहां एक घर में दरवाजा तोड़ते हुए जेवरात समेत मोबाइल चोरी हो गया था। दरअसल SL मरकाम प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए एक घर का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद किए हैं। मानिकपुर के हैं, इनको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जो जुर्म स्वीकार किए हैं। जिनके पास से सोने की 3 नग अंगूठी और करधन, पायल और मंगलसूत्र आदि लगभग 1 लाख रुपए का मसूर का गहना जेवर बरामद किया गया है। और जिनके विरुद्ध उनसे जब्ती करके तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। चोरी कौन से गांव? ग्राम सराई की बात है। ग्राम सराई में संजय झारिया की है। मध्य प्रदेश के दतिया में इंदरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जहां थाने में गोली चलने की घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर SP वीरेंद्र मिश्रा समेत SDOP अखिलेशपुर समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक थाने में पहरे पर ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन कुछ देर ड्यूटी करने के बाद उसने अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार दी, जिसके बाद घटना के दौरान थाने में मौजूद अन्य लोग आरक्षक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में ओवरब्रिज पर हुई लूट की घटना और बैग लिफ्टिंग के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कंपनी की राशि हड़पने और ऑनलाइन गेमिंग में कर्ज में डूबे युवक ने कंपनी की राशि से कर्ज उतारने का प्रयास किया और कंपनी को 16,07,000 राशि जमा करने के नाम पर बैंक की ओर से निकला था। इसके बाद पुलिस को लगभग 24,02,600 रुपए की लूट होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 2 दिन पूर्व हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। यश कुर्मी नाम का एक लड़का है, लगभग 23 साल उम्र का। इसने कहा कि ये एक दूध कंपनी के कलेक्शन एजेंट का काम करता है। तो जब वो पैसे कलेक्ट करके जा रहा था तो कुछ लोग आए और इसके पास से बैग जो था वो उठा के लेके भाग गए। चूँकि प्रथम दृष्टया ही जो इसमें कई बिंदु निकल के आए थे, वो हमारी टीम ने उस पर एक संदेह की स्थिति उसमें बन रही थी। तो हमने सभी बिंदुओं पर पड़ताल करनी शुरू की। अब चूँकि हमारे पास फरियाद आई थी तो हमने इसमें कोतवाली में FIR दर्ज की थी।
और जब सभी बिंदुओं पे हमने पड़ताल की, सभी सीसीटीवी फुटेज देखे और जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको संकलित किया, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। और इसमें ये प्रकरण जो इसमें मूल फरियादी था उसने इसको घटना का स्वरूप देने की कोशिश की। उत्तरकाशी में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सभी 6 विकासखंडों की आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना जारी है। यहां जिला मुख्यालय में बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांगे पूरी नहीं होने पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ आंगनबाड़ी वर्कर्स पेड़ पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन में भाग लेंगी, जिसमें जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के छपरा के परसा मकेर मुख्य मार्ग पर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बालू लोड कर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल को तोड़ते हुए दरवाजे पर बैठे 63 वर्षीय व्यक्ति को रौंद दिया। घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 10 बजे टाइम 10 बजे 3 पोल को मारते हुए मैंने दलान का 4 दीवारी को गिराकर मेरे भाई को चाप दिया है, जिससे उसका घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया है। क्या नाम है उनका? जीतलाल राय। कहाँ के निवासी हैं? फतेहपुर। कै बजे की घटना है भैया? 10 बजे की घटना है। क्या चालक उलक के पकड़ा गया? चालक अरेस्ट थाना में अभी जी। क्या थाना उना कुछ प्रक्रिया कर रही है इससे संबंध में? थाना प्रक्रिया कर रही है, जो प्रोसेस है कर रही है। 10 बजे का घटना है। उधर से परसा की तरफ से मकेर की तरफ हाईवा जा रही थी, तेज गति 100 के गति में एक्सीडेंट किया है। हमारे दलान पर हमारे भाई सूरदास जी बैठे हुए थे, उनका एक्सीडेंट करके हत्या हो गया। उसके बाद में गाय का भी पैर कटा हुआ है, गाय बुरी हालत में जख्मी पड़ी हुई है। क्या नाम है जिनका? सूरदास जी, जीतलाल राय, वल्द कमला राय, स्वर्गीय कमल। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।